नमस्ते। विश्वविद्या लॉ लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की शुरुआत हम एक एमसीक्यू से करेंगे। इन विच केस क्यूरेटिव पिटिशन वॉज इनोवेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मेनका गांधी केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी रूपा अशोक हुर्रा केस या ऑप्शन डी अशोक कुमार ठाकुर केस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रूपा अशोक हुर्रा केस। इस केस का कंप्लीट नाम क्या है? रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 का ये केस लॉ है। ठीक है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑन क्यूरेटिव पिटिशन। क्यों? क्योंकि इसी ने क्यूरेटिव पिटिशन को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम छोटे बोर्ड से बड़े बोर्ड पर स्विच करते हैं। तो अब आइए, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा ऑल इंडिया रिपोर्ट 2002 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 से। ठीक है, 1970 में रूपा हुर्रा और अशोक हुर्रा का विवाह होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? गुजरात, अहमदाबाद में। फिर 1983 में जो रूपा होती हैं वो अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़कर चली जाती हैं। ठीक है, अब 1984 में रूपा हुर्रा और अशोक हुर्रा दोनों क्या करते हैं? एक जॉइंट पिटिशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इसमें वो लोग एक जॉइंट पिटिशन फाइल करते हैं। उसके बाद उनको 6 महीने का समय दिया जाता है ना। जैसे मोस्टली होता है कि भाई हो सकता है कि 6 महीने के अंदर हस्बैंड वाइफ का माइंड बदल जाए और अब वो डिवोर्स ना चाहें, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फिर आता है 1985। 1985 में जो अशोक हुर्रा होते हैं वो फिर से डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि हमारा डिवोर्स कंफर्म करवा दीजिए। और इसी ईयर में अशोक हुर्रा क्या करते हैं? एक दूसरा विवाह कर लेते हैं। ठीक है, सोनिया नाम की कन्या से एक दूसरा विवाह कर लेते हैं और उनको एक सुपुत्र की भी प्राप्ति होती है, प्रसाद। ठीक है, अब क्या होता है कि 1986 में जो रूपा हुर्रा होती हैं वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लेती हैं, है ना। तो क्या होता है कि पहले तो उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी जब 1984 में जॉइंट पिटिशन फाइल किया गया था इन दोनों के द्वारा, तो उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी। लेकिन 1986 में वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेती हैं। अब इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो लंड सिटी सिविल जज हैं या फिर जो ट्रायल कोर्ट है वो अपना निर्णय सुनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? डिसमिस कर देते हैं पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, द लर्न्ड सिविल जज और ट्रायल कोर्ट डिसमिस्ड द पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। वो इस पिटिशन को डिसमिस कर देते हैं। अब फेवर में किसके गया? तो वाइफ के फेवर में एक तरह से उनका निर्णय चला गया। अब हस्बैंड के अगेंस्ट है, तो हस्बैंड क्या करते हैं? अपील फाइल करते हैं। ठीक है, इस निर्णय के खिलाफ वो अपील फाइल करते हैं। कहाँ पर फाइल करते हैं? लर्न्ड सिंगल जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। तो जो लर्न्ड सिंगल जज होते हैं गुजरात हाई कोर्ट के, वहाँ पर हस्बैंड जो है अशोक हुर्रा हैं वो अपील फाइल करते हैं। ठीक है, और लर्न्ड सिंगल जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट 1996 में अपना जजमेंट देते हैं और वो क्या करते हैं? ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड पास डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री पास कर देते हैं कि हाँ, मैरिज को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अब फिर से डिसीजन हस्बैंड के फेवर में चला गया। अब यहाँ पे पीड़ित कौन है? यानी कि एग्रीव्ड पर्सन कौन हुआ? रूपा हुर्रा। तो वो फिर से अपील फाइल करती हैं। अब रूपा हुर्रा अपील फाइल करेंगी, तो रूपा हुर्रा कौन सी अपील फाइल कर रही हैं यहाँ पर? लेटर्स पेटेंट अपील। क्योंकि वो क्या कर रही हैं? वो सिंगल जज ऑफ द
गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को चैलेंज कर रही हैं, किसके समक्ष? लंड डिवीज़न बेंच ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, वहाँ पर ये वो एक तरह से चैलेंज कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा लेटेस्ट पेटेंट अपील। तो ये अपील उनके द्वारा फाइल की जाती है। यहाँ पर अब इनका निर्णय क्या होता है? तो ये जो सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द लर्न्ड सिंगल जज, तो जो लर्न्ड सिंगल जज का ऑर्डर था, उनका क्या ऑर्डर था कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाना चाहिए। तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री को पास किया था उन्होंने। इस ऑर्डर को, उनके इस ऑर्डर को जो लर्न्ड डिवीज़न बेंच होती है वो क्या कर देती है? खारिज कर देती है। ठीक है, और ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को रीस्टोर कर देती है। ठीक है, ट्रायल कोर्ट का क्या निर्णय था कि भाई डिवोर्स नहीं दिया जा सकता क्योंकि वाइफ ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है। तो वही निर्णय फिर से आ जाता है। अब फिर से जो निर्णय है वो अशोक हुर्रा के अगेंस्ट चला गया, है ना। अब यहाँ पर जो निर्णय है वो फिर से अशोक हुर्रा के अगेंस्ट चला गया। तो अब अशोक हुर्रा क्या करते हैं? वो एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब ये वाली अपील को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाना चाहिए और डिवोर्स को कंफर्म कर देते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फाइनल ऑर्डर को, फाइनल जजमेंट को क्या करती हैं? रूपा हुर्रा फिर से चैलेंज करती हैं बाय अ रिव्यू पिटिशन। तो वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल करती हैं अंडर आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल करती हैं और वो रिव्यू पिटिशन हो जाती है डिसमिस। ठीक है, अभी भी वो नहीं मानती। अब वो फिर से एक रिट पिटिशन फाइल करती हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जब ऑलरेडी रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो चुकी है तो क्या रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है ना। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देते हैं और उनका निर्णय क्या है? वो कहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि इसमें रिट पिटिशन तो फाइल नहीं की जा सकती, ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरह से हम ज़रूर अपने निर्णय को रिकंसीडर कर सकते हैं और फिर यहाँ से जन्म होता है क्यूरेटिव पिटिशन का। ठीक है, तो ये केस जन्मदाता है क्यूरेटिव पिटिशन का, ठीक है ना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, हम इसके तहत तो नहीं कर सकते रिकंसीडर, लेकिन क्यूरेटिव पिटिशन के तहत हम अपने ही ऑर्डर को, अपने ही द्वारा दिए गए फाइनल जजमेंट को रिकंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने ही द्वारा दिए गए फाइनल जजमेंट को रिकंसीडर कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही जन्म हुआ क्यूरेटिव पिटिशन का, है ना। अब आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इनहेरेंट पावर्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और उसके तहत क्यूरेटिव पिटिशन पिक्चर में आ सकता है, लेकिन क्यूरेटिव पिटिशन केवल और केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही पिक्चर में आएगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए और वो कंडीशंस कहाँ पर दी गई हैं? तो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स 2013 जो हैं वहाँ पर क्यूरेटिव पिटिशन का एक प्रोविज़न है और वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही क्यूरेटिव पिटिशन के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को रिकंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कब पिक्चर में आएगी क्यूरेटिव पिटिशन? टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। और उस क्यूरेटिव पिटिशन में एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट लगेगा कि हाँ, इस केस में जो है रिक्वायरमेंट है रिकंसीडर करने की, तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय रिकंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि हर केस में क्यूरेटिव पिटिशन अलाउ कर दी जाएगी और हर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय जो है वो रिकंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।